अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर उठाएंगे, टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। तो यहाँ पे दो ही एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल में हम पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में, और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी आपने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ उसका जो टॉपिक था, दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और उसमें हमने ये पूरी तफसील के साथ पढ़ा कि इंसान पहले किस तरह एक सेटल लाइफ गुजारना शुरू की उसने, और सेटलमेंट्स के टाइप्स क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो आपकी बुक में चैप्टर्स हैं, इनमें आप खाली पढ़ोगे कि लाइफ ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करता है अलग अलग रीजन्स में, दुनिया के अलग अलग इलाकों में। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने कहा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला जो है दैट इज़ द ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज़ लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। सबसे पहले जो अमेज़न बेसिन जो है, ये इसका नाम पड़ा है अमेज़न रिवर, जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वाक़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैप, ये जो एरिया है, दिस इज़ द अमेज़न बेसिन, और यहाँ पे अमेज़न रिवर फ्लो होता है यहाँ से, और इसका ऑरिजिन जो है दैट इज़ द एंडीज़ इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एंडीज़ माउंटेन्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका ऑरिजिन है, जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ द रिवर। और इसका एंड यहाँ पे होता है अटलांटिक ओशन में, जिसको हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर, जो एंड पॉइंट होता है रिवर का। और इसमें अगर आप देखोगे इसके रास्ते में, चाहे वो साउथ से या नॉर्थ से, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज मिलती है इस अमेज़न रिवर को, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस अमेज़न रिवर में, जिसकी वजह से ये लार्जेस्ट रिवर माना जाता है पूरे दुनिया में। लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट नाइल रिवर है, लेकिन लार्जेस्ट है एज़ पर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस रिवर। और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन हम किसको कहते हैं? उस रीजन को जो कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ में पड़ता है, मतलब फ्रॉम इक्वेटर टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम इक्वेटर टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इस रीजन के दरमियान जो भी प्लेस आती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज़ द 10 डिग्री लैटिट्यूड एंड दिस इज़ द 10 साउथ लैटिट्यूड एंड दिस इज़ द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसके दरमियान जो ये एरिया है, इसी में ये अमेज़न बेसिन है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन। और अगर आप देखेंगे, ये जो अमेज़न बेसिन है, बहुत सारे साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ इसमें आती हैं, और ख़ासकर जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज़ द ब्राज़ील। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राज़ील कंट्री जो है ये इस बेसिन में आती है, अमेज़न बेसिन में। इस तरह पेरू है यहाँ पे, ये भी आती है, और इस तरह बोलिविया है यहाँ पे, इस तरह है इक्वेडर है यहाँ पे, कोलंबिया, और कुछ पार्ट है वेनेजुएला का। तो दीज कंट्रीज़ जो है ये साउथ अमेरिका जो इस अमेज़न बेसिन में पड़ती हैं। और
उसके बाद अगर आप देखेंगे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है इस अमेज़न बेसिन की, ऑलरेडी हमने कहा कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। और डेज़ और नाइट्स आलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन की होती है। और डे में ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड ह्यूमिडिटी एज़ कम्पेयर टू नाइट। और उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो रीजन है इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन, तो इसकी एक खुसूसियत है कि एवरी डे यहाँ पे रेनफॉल पड़ती है आफ्टरनून के बाद। उसके बाद है रेन फॉरेस्ट्स। क्योंकि अमेज़न में जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट्स और एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये तमाम जो भी इक्वेटोरियल रीजन या ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं उनको हम रेन फॉरेस्ट्स या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन, दे आर वेरी डेंस, दे आर वेरी थिक, दे आर वेरी हाई फॉरेस्ट्स। और इस तरह ये भी है जो अमेज़न फॉरेस्ट्स, अमेज़न में रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी थिक है, काफ़ी डेंस हैं। और इनका जो रूफ है वो पत्तों से इतना घना है कि ब्रांचेस से कि सनलाइट पास ही नहीं होती है इनसे, वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है एंड द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। और अगर आप देखेंगे इस वजह से जो ग्राउंड रहता है ज़्यादा वेजिटेशन छोटी नहीं होती है, खाली बड़े बड़े पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंचती है नीचे। और इसमें अगर आप देखेंगे ये जो रेन फॉरेस्ट है इट इज़ अ रिच इन फाना, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। इस तरह बहुत थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और बर्ड्स में अगर आप देखेंगे जो खास बर्ड है जो यहाँ पे इमेज में भी मैंने दिखाया है, टर्केंस, ये खास बर्ड माना जाता है अमेज़न बेसिन के। इस तरह ह्यूमिंग बर्ड है, बर्ड ऑफ पैराडाइस है, बहुत सारे बर्ड्स है, ये कुछ खास बर्ड्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ एक जानवर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टैपिर, जिस द आंट ईटिंग एनिमल, जो कि आंट्स को खाता है। और ये खास इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इसके अलावा मंकीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, स्लॉथ यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, इस तरह एनाकोंडा पाया जाता है, बोआ कॉन्स्टेटर पाया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह बहुत सारे स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, हर किसी बर्ड्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, इंसेक्ट्स के। और ख़ास बात है यहाँ पे एक फिशेस भी बहुत सारे पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक ख़ास फिश पाए जाते हैं पेरिन हा फिश। तो इसकी खुसूसियत है दिस द फ्लैश ईटिंग फिश, पेरिन हा फिश इज़ फ्लैश ईटिंग फिश। वो ये ख़ास यहीं पे पाया जाता है अमेज़न रिवर में। उसके बाद है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो वो मोस्टली ग्रो फूड इन स्मॉल एरिया, छोटे छोटे एरियाज़ में, लैंड एरिया में वो प्लांट्स अपना फूड ग्रो करते हैं। और किस तरह करते हैं कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के ज़रिए, जिसमें वो एक हिस्सा जंगल का पहले साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो प्लांट्स या ग्रास होता है उसको वहीं पे जलाते हैं, एज ए फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद 2-3 साल बाद इस एरिया में वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। और उसके बाद जब इसकी फर्टिलिटी कम होती है तो वो शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द अनदर प्लेस, इस तरह वहाँ पे वो करते हैं। तो कुछ साल के बाद वो फिर से वापस आते हैं इस पहले प्लेस के, क्यों, जब तक इसकी फर्टिलिटी वापस आती है। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इंडिया में इसको स्विमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, ये इंडिया में भी पाई जाती है।
और यहाँ पे खासकर वुमेन जो होती है वो केयर करते हैं इन क्रॉप्स को, क्योंकि मैन जो होता है वो हंटिंग के लिए जाता है और फिशिंग के लिए जाता है जंगलों में। और यहाँ पे जो ख़ास इन लोगों का जो ख़ास क्रॉप्स जो यहाँ पे उगाते हो दैट इज़ टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। और हंटिंग और फिशिंग जो है ये अनसर्टन है, क्योंकि हर दिन तो ये नहीं हो सकता है, कभी कभार तो वो शिकार नहीं कर पाते या फिश को नहीं पकड़ पाते। तो इस तरह से पूरी तरह ये डिपेंडेबल है अपने वुमेन्स पे ही, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि यही क्रॉप्स या वेजिटेबल्स ग्रो करती है, जो मैंने कहा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्टेबल फूड जो यहाँ पे है मनोइक, तो ये इसको हम कहते हैं कसावा, आल्सो नोन एज कसावा। तो ये अंडरग्राउंड जिस तरह पटाटो ग्रो करता है इस तरह ये भी कसावा भी कल्टीवेट किया जाता है अंडरग्राउंड में। और कैश क्रॉप्स में यहाँ पे पाए जाते हैं कॉफ़ी, मेज़ और कोका। इसके अलावा ये जो रेन फॉरेस्ट्स है ये इनको काफ़ी ज़्यादा टिम्बर या वुड फराहम करते हैं। वो हाउसेस के लिए जो ये हाउस बनाते हैं वहाँ पे झोंपड़ी में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। और उनके जो हाउस होते हैं इट इज़ लाइक द शेप ऑफ बिहेव्स। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे टाउन सिटीज़ में लार्ज अपार्टमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मलोका वहाँ पे। और वहाँ पे स्लीपिंग स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं इन अपार्टमेंट्स के। लेकिन धीरे धीरे अब इन लोगों की जो लाइफ है इस अमेज़न बेसिन में वो तब्दील होती जा रही है डेवलपमेंट की वजह से। और आजकल पुराने ज़माने में जो इस जंगल में इंसान नहीं जा सकता था, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, ओनली रिवर जो था अमेज़न रिवर इसके ज़रिए था, यही वाहिद एक ज़रिया था जिसके ज़रिए अमेज़न बेसिन में जंगलों में जा सकते थे। लेकिन उसके बाद 1970 में यहाँ पे एक हाईवे बनाई, ट्रांस अमेज़न हाईवे। और तकरीबन तमाम पार्ट्स जो है इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वो एक्सेसिबल हुए इस हाईवे से। इसके अलावा एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी लोग यहाँ पे जाते हैं इन प्लेसेस में। और जो यहाँ पे असल में जो यहाँ के लोग बुनियादी तौर पे जो यहाँ पे रहते थे उनको वहाँ से निकाला गया, उनको अलग अलग इलाकों में रखा गया, और वहाँ पे भी वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और इस डेवलपमेंटल वर्क से जो हाईवेज़ बनाई गई, अब कंस्ट्रक्शन वर्कस थी वहाँ पे, टूरिज़्म को भी काफ़ी डेवलप किया गया। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्स। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि लार्ज एरिया जो इस रेन फॉरेस्ट का है वो डिसअपेयर होता है एनुअली। और यहाँ पे आप देख सकते इस इमेज में आप देखोगे कि पहले जो रेन फॉरेस्ट्स थे ये अमेज़न के वो कितने घने थे और कितने ज़्यादा थे। तो धीरे धीरे ये डिक्रीज़ हो रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क से। ये जो डिस्ट्रक्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डिस्ट्रक्शन हो रही है। और इस तरह से आज काफ़ी ज़्यादा पूरा वर्ल्ड थ्रेट में है कि ये जो बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट था ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर दैट इज़ द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन हम किसको कहते हैं, दैट्स अकर बिटवीन 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ। लेकिन जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है दिस इज़ कंसिडर्ड इन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एज इंडिया इज़ होली सिचुएटेड इन द नॉर्थ। और इसमें बहुत बड़ा रिवर जो है दैट इज़ गंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में, यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा। तो दिस द गंगा रिवर। और इसको रास्ते में बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज मिलती है, ज़्यादातर नॉर्थ साइड में, कि हिमालय माउंटेन से बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज निकलती है। और इस गंगा रिवर का जो ऑरिजिन है हिमालयाज़ में ही है, दैट इज़ ए गंगोत्री ग्लेशियर। और उसके बाद ये एंटर होता है इलाहाबाद में, इंडिया में। और बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज इसको मिलते हैं, जैसे घघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। तो ये ट्राइब्यूटरीज इसको मिलती है
रास्ते में। इस तरह ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये इसका ऑरिजिन भी है हिमालय माउंटेन्स में, मानसरोवर लेक में, यहाँ से ये गुज़रता है पहले चाइना में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है इंडिया में। तो इस तरह से फिर ये गुज़रता है, और ये दोनों रिवर्स आपस में मिलते हैं बांग्लादेश में, जिसको कहते हैं वहाँ पे सारो ऑफ द बांग्लादेश। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये एरिया है तो इसकी वेरी टोपोग्राफी है, क्योंकि माउंटेन्स, नॉर्थ में माउंटेन्स, ईस्टर्न साइड में माउंटेन्स पाए जाते हैं, उसके बाद फुट हिल्स पाए जाते हैं, उसके बाद प्लेन्स पाए जाते हैं, और नीचे फिर डेल्टा पाया जाता है, और यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों ये जो रिवर्स है इनका जो सोर्स है हिमालय माउंटेन्स में, और इनका जो माउथ है दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल। और ये जो प्लेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, तो दिस आर द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स एज पर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंसर्न। काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकलता है यहाँ पे इंडिया को, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी इस एरिया में ही पाई जाती है। और ये जो है ये दोनों रिवर्स जब बे ऑफ बंगाल के साथ मिलते हैं तो यहाँ पे ये एक डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुंदरबंस डेल्टा। दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और इसका जो नाम पड़ा है ये एक ट्री पे जिसका नाम है सुंदरी ट्री, उसी पे इसका नाम पड़ा है। और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दैट इज़ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया का मानसून जो है दैट इज़ द मानसून क्लाइमेट जो है मानसून टाइप है। और यहाँ पे मानसून रेन्स पे ये ज़्यादा डिपेंडेबल है। रिवर्स पेरिनियर रिवर्स है, पेरिनियर रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, क्योंकि इनका ऑरिजिन ग्लेशियर्स वगैरह है। और ये जो मानसून रेन्स आते हैं फ्राम मिड जून टू मिड सितंबर यहाँ पे आती है, और यहाँ पे समर जो होते हैं काफ़ी हॉट होते हैं, और विंटर्स ठंड होते हैं इस एरिया में। और जो ऑलरेडी मैंने कहा इसकी वेरी टोपोग्राफी है। और अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो है इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया, ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ वाबस्ता है। काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे पॉपुलेशन की, और जो मेन क्रॉप है दैट इज़ पैडी, यहाँ पे दिखाया है पैडी कल्टीवेशन हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राइस प्रोडक्शन निकलता है इंडिया में। और क्योंकि इस पैडी को काफ़ी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, अच्छे टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये अच्छा पाया जाता है, रेनफॉल भी अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे मेज़, वीट, मेज़, सरगम, ग्राम, मिलेट्स, तो ये क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। और इसके अलावा कैश क्रॉप्स में शुगर कैन, जूट यहाँ पे उगाया जाता है। और वेस्ट बंगाल में यहाँ और आसाम में यहाँ पे टी की कल्टीवेशन भी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो टी गार्डन इन आसाम। और इस तरह सिल्क कल्टीवेशन भी होती है बिहार और आसाम में भी। और जो वेजिटेशन कवर है इस एरिया में दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंड फार्म, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया माउंटेन फुट हिल्स भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, और डेल्टास भी हैं। तो ये जो वेजिटेशन कवर है वो वेरी होता है एज पर द लैंड फार्म, किस किस्म का लैंड फार्म है। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डिस्ट्रिक्स फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, वो फॉरेस्ट्स जो जिनके पत्ते गिरते हैं किसी पर्टिकुलर सीज़न में। और ख़ास ट्रीज़ जो यहाँ पे पाए जाते हैं टीक, साल एंड पीपल। और इसके अलावा थिक बैम्बूज पाए जाते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन में। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है तो ये जो मैंने बताया ये सुंदरबंस डेल्टा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे उत्तरांचल, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ लाइक द पाइन, देवदार एंड फिर। तो ये ज़्यादातर कूल क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं ये फॉरेस्ट्स माउंटेनस एरियाज़ में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है इस बेसिन में, तो यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं बहुत, टाइगर, डियर, मंकीज़। और यहाँ पे ख़ास एक किस्म का जानवर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वन हॉर्नड राइनोसोरस। यहाँ पे दिखाया गया वन हॉर्नड राइनोसोरस के लिए ये ख़ास माना जाता है यहाँ पे आसाम में ख़ासकर। और बहुत सारे
और जानवर पाए जाते हैं लाइक बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, और बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ पे जो रिवर्स या जल डेल्टा या यहाँ पे पाया जाता है। और ख़ास यहाँ पे जो फिशेस है दैट इज़ रोहू, कैटला एंड हिल्सा। और यहाँ के लोगों का जो स्टेपल फूड है दैट इज़ राइस एंड फिश। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डॉल्फिन पाए जाते हैं, हम जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन, सोसो भी इसको कहते हैं। तो ये धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगी है। ब्रह्मपुत्रा में ज़्यादा पाई जाती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है इन रिवर्स में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, बहुत टाउन्स यहाँ पे पाए जाते हैं इन रिवर्स पे, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। और इनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और जो इनमें जो एक्वेटिक लाइफ पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है, ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे इस एरिया में अगर आप देखोगे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरे एरिया में, क्योंकि प्लेन एरिया है और हर किस्म का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पाया जाता है, चाहे वो रोडवेज़ है, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो वाटरवेज़ हो, चाहे वो एयरवेज़ हो। तो ये सारे किस्म के ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक ख़ास पोर्ट इस एरिया में पाया जाए कोलकाता, और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है हुगली रिवर पे। इसके अलावा यहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटी भी का काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है यहाँ पे। इसमें तो ताजमहल जो रिवर यमुना पे वाक़ा है आगरा में, तो ये ख़ास है टूरिज़म के लिए। इस तरह इलाहाबाद एक सिटी है जो वाक़ा है जहाँ पे रिवर गंगा और यमुना आपस में मिलते हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट स्टॉपर्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस एरिया में। यूपी और बिहार में लखनऊ में यहाँ पे इमाम बाड़ा पाया जाता है। आसाम में काजीरंगा, जो मैंने अभी बताया, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए ख़ास मानी जाते हैं। तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। वायर इसका काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इज़ इन आसाम। और एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश विद ए डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर जो यहाँ पे पाया जाता है, तो इसके लिए ये खास माने जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।